जंगल में एक सुंदर घर में भूवैज्ञानिक एक शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। एक सुबह वह पायराइट की तलाश के लिए खदान का दौरा करने का फैसला करता है और बाहर निकलते समय अपनी मां से एक कॉल की अनदेखी करता है। कुछ मिनट बाद काम करते समय एक सांप अचानक उसके हाथ को काटकर तुरंत चला जाता है। वह अपना फोन निकालता है लेकिन गलती से उसे पहाड़ी से नीचे गिराता है। इसके बाद वह चाकू की मदद से जहर को निकालता है और उसे चूसता है। वह अपने घर लौटता है और बिस्तर पर गिरने से पहले थोड़ा सा पानी पीता है, लेकिन वह बेचैन हो जाता है। कुछ घंटों बाद ईश हिल नहीं पाता और उसका हाथ बहुत सूजन हो जाता है। वह हेलीकॉप्टर की आवाज सुनता है जो उसके दरवाजे पर उतरा है, लेकिन वह हिल या बोल नहीं सकता। शाम को वह अधिक पानी लेने के लिए बिस्तर से बाहर रेंगता है, लेकिन इतनी अनाड़ी हरकतें करता है कि पानी गिरा देता है और उसे फर्श से चूसता है। ईश लगातार अपनी मां को फोन करता है और फिर उसे एक टेक्स्ट मिलता है जिसमें लिखा है कि हम तुमसे प्यार करते हैं। कई दिनों बाद जागते हुए वह महसूस करता है कि उसका हाथ अब सामान्य हो गया है। वह अपनी कार की सफाई के बाद सवार हो जाता है और शुरू करने में कुछ कोशिशें लगती हैं। शहर में चला गया और सड़कों को खाली देखकर हैरान रह गया। अंततः वह कार को रोकता है जब उसे जमीन पर एक सड़ा हुआ शव मिलता है। हर जगह सैन्य कारें हैं और अन्य वाहनों के अंदर अधिक मृत लोग हैं। एक सड़क के संकेत पर वह पढ़ता है कि महामारी हुई है और अमेरिकी सरकार निलंबित हो गई है। वह घबराहट में अपनी कार में वापस चढ़ता है और रेडियो चालू करता है। रेडियो खबर सुनाता है कि वायरस अत्यधिक संक्रामक और घातक है, इसलिए सभी को अंदर रहना चाहिए। अपने परिवार के घर पहुंचने पर वह बहुत दुखी हो जाता है कि उसके माता पिता दोनों मर चुके हैं। कुछ देर रोने के बाद वह अपने माता पिता को अंतिम अलविदा कहकर उनके माथे पर एक चुंबन के साथ उन्हें पिछवाड़े में दफन करता है। अपने बचपन के बिस्तर पर आराम करने के बाद इस शहर की तलाश करता रहता है और चर्च में दर्जनों शव मिले। फिर वह एक बंदूक सहित आपूर्ति का एक गुच्छा उठाता है और पुल पर चला जाता है, लेकिन यह अवरुद्ध पाता है। लास वेगास पहुंचने के लिए एक नई सड़क लेने से पहले वह निराशा में चिल्लाता है, जो सुनसान भी है। इमारतों की खोज असफल है, इसलिए ईश एक जकुजी में ब्रेक लेने का फैसला करता है। बाद में वह एक बार में ड्रिंक लेने जाता है और एक आवाज से चौंक जाने पर गिलास गिराता है। ये मिल्टन और एन हैं, जो समझाते हैं कि वे प्रतिरक्षा हैं और जब यह सब शुरू हुआ तो यहाँ फंस गए। मिल्टन ने अपने फोन पर घोषणा रिकॉर्ड की है और ईश को दिखाया कि वायरस नया है और कोई नहीं जानता कि यह कहां से आया। वैक्सीन अप्रभावी थे और लोग सड़कों पर घबराने लगे थे। आखिरकार सरकार नियंत्रण खो गई और वायरस ने अचानक देश पर कब्जा कर लिया। ईश स्वीकार करता है कि उनके माता पिता ने उन्हें बताया था कि आसपास एक नई बीमारी है, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि यह इतना गंभीर है। मिल्टन और एंटेलोम सभी राष्ट्र गिर गए, इसलिए शायद दुनिया भर में उनके जैसे केवल मुट्ठी भर बचे हैं। और स्वीकार करते हैं कि उसने वीडियो कॉल पर अपनी बेटियों और पति को मरते देखा। जब दोनों पीते रहते हैं तो ईश लिफ्ट लेने के लिए बाहर जाता है, केवल यह जानने के लिए कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, और जमीन पर सो जाता है। अगली सुबह वह दुकान से महंगे कपड़े पाता है और कोशिश करता है। ईश सोचता है कि जीवित रहने का क्या मतलब है, और फिर कहता है कि उसके दिल की धड़कन का मतलब यह नहीं है कि वह जीवित है। तब तीनों नाश्ते के लिए एकत्र होते हैं और ईश को मिल्टन की पत्नी की होटल में मृत्यु के बारे में पता चलता है। ईश ने घोषणा की कि वह जल्द ही परेशान होकर छोड़ देगा और टेबल छोड़ देगा। मिल्टन ने रहने के लिए मनाने की कोशिश की, यह कहते हुए कि उनके पास भोजन और एक जनरेटर है। जैसा कि वह दिखाता है कि ईश चला गया है, वह यह भी खुलासा करता है कि वह और फिर भोजन समाप्त होने पर एक समझौता हो जाता है। जब ईश बताता है कि देश के पास एक दशक तक चलने के लिए पर्याप्त संसाधन है, तो वे खुद को हटा देंगे। मिल्टन पूछता है कि कोई भी जो कुछ भी परवाह करता है उसके बाद क्यों जीना चाहता है। जाने से पहले उसने उसके साथ आने को कहा था। वह मना करती है, लेकिन फिर भी उसे चूमती है, इसलिए उसे विदा लेना पड़ता है। बाहर निकलते ही ईश ने 2 गोलियां सुनी। गुस्से में भरा हुआ ईश खतरनाक गति से सड़क पर चलता है और लगभग एक कुत्ते को मार देता है, लेकिन समय रहते रुक जाता है। इसे एक संकेत मानकर वह कुत्ते का नाम भाग्यशाली रखता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद ईश पुस्तकालय में रुक जाता है और अस्तित्व पर सभी किताबें इकट्ठा करता है जो उसे मिल सकता है। कुछ और न जानते हुए ईश भाग्यशाली के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए अपने पुराने घर लौट आता है। 1 साल बाद ईश अभी भी जीवित है। वह खुद को काम और व्यायाम में व्यस्त रखता है, लेकिन वह महसूस कर सकता है कि वह इसे खो रहा है, और कभी कभी वह अपनी कार को गोलाकार में चलाता है। एक सुबह उसने भाग्यशाली को भौंकते सुना और खिड़की से बाहर देखकर दूरी में धुआं देखा। ईश और भाग्यशाली तुरंत कार में सवार हो गए और धुएं का पीछा करते हुए एक खास घर तक शहर चल पड़े। एम्मा छत पर बंदूक के साथ दिखती है, लेकिन जब ईश अपनी परिस्थिति समझाता है तो वह उसे नीचे रख देती है। वह उसे अंदर आमंत्रित करती है और बताती है कि कुछ दिन पहले आई थी और चाय रोटी साझा की थी। वे बहुत अच्छे से मिलते हैं, इसलिए जब ईश जाने की कोशिश करता है तो एम्मा उसे रात रुकने के लिए कहती है। अगली सुबह ईश उसे अपने साथ रहने के लिए कहता है ताकि वे एक दूसरे की कंपनी रख सकें। जब एम्मा घर के चारों ओर देखता है तो ईश उस खबर से छुटकारा पाता है जब वह निराशा महसूस करता है कि उसने लटका दिया था। एम्मा ने देखा कि चूहे पैंट्री में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए वे आपूर्ति लाने के लिए शहर वापस चले गए। दुकान में उन्हें शवों और कुछ चूहों से आने वाली भयानक बदबू को नजरअंदाज करना पड़ता है। दिन बीतते हैं और एम्मा और ईश एक साथ एक नई दिनचर्या खोजते हैं। वे सब्जियां लगाते हैं और खाने के लिए मछली पकड़ते हैं। शहर की सड़कों पर जानवर घूमते हैं क्योंकि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। एम्मा ने ईश के बाल काटे और वह एक चिकन कूप बनाना शुरू करता है, इस उम्मीद में कि वे एक खेत शुरू कर सकते हैं। अंततः उनका रिश्ता घनिष्ठ हो जाता है। जब ईश की कार गैस से बाहर चलती है तो उसे शहर में अन्य वाहनों का उपयोग करके टैंक भरना शुरू करना पड़ता है। वह घर के ऊपर सौर पैनल बनाना भी शुरू करता है। एक सुबह वह गलती से छत से फिसल गया और गिर गया, जिससे उसका टखना चोट आई। एम्मा उसे अंदर आने में मदद करती है और उसकी देखभाल करती है और स्वीकार करती है कि वह अधिक लोगों को आसपास याद करती है। बाद में जब वह सोता है वह अपने परिवार की पुरानी तस्वीरें देखती है और रोती है। जब ईश बेहतर हो जाता है तो वह तुरंत निर्माण शुरू करता है।
एम्मा घोषणा करता है कि वह गर्भवती है और इश बाहर है, एक बच्चे को पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में लाने में संकोच करता है। वह पुस्तकालय में प्रसव पर किताबों की खोज करता है, चूहे भी वहां हैं। कुछ महीने बाद उनका छोटा खेत सब्जियों और कुछ मुर्गियों के साथ अच्छा चल रहा है। हालांकि एम्मा कहती है कि उसे प्रोटीन की जरूरत है, तो ऐश शिकार करने को मान जाता है। उसे कुछ गायें मिली। हिचकिचाहट के बाद वह एक को गोली मारता है। फिर वह किताब के निर्देशों का पालन करके उसे काटकर मांस कूलर में घर ले जाता है। कुछ दिन बाद इस सौर पैनल से घर की बिजली ठीक करता है। अब वे फिर से फ्रिज में भोजन स्टोर कर सकते हैं। एम्मा बुरी खबर से खुशी के क्षण को बाधित करता है। उसे तहखाने में एक विशाल चूहा मिला। उसे मारने के लिए डुबाना पड़ा क्योंकि जाल छोटे थे। खिड़की से एक नजर में दिख रहा है कि सैकड़ों चूहे शहर में घुस चुके हैं और अब वापस आ रहे हैं। ईश ने देखा कि कचरे से चूहे आकर्षित हो रहे हैं, तो वह बाहर भागा और कचरा जला दिया, जबकि एम्मा बहुत पास चूहों को गोली मारी। दुर्भाग्य से ईश को गाय की बाकी चीजें भी जलानी पड़ी। वो चाहे जो करे, चूहे आते ही रहते हैं, इसलिए दोनों घर के अंदर जाकर हर दरवाजा, खिड़की और छेद सील करने लगते हैं। एम्मा शौचालय में बहुत सारा ब्लीच डालती है। अचानक रोने की आवाज से पता चलता है कि वे बाहर भाग्यशाली को भूल गए हैं और चूहे उसे काट रहे हैं। दरवाजा खोलकर दौड़ने और कुत्ते को पकड़ने के अलावा ईश के पास कोई विकल्प नहीं था। सिर्फ एक सेकंड में कुछ चूहे अंदर आ जाते हैं और आग लगाने की कोशिश करते हैं। गोली चूकती है क्योंकि वे लगातार दौड़ रहे हैं, इसलिए ईश ने गुस्से में सभी को बंदूक से मारना शुरू कर दिया। इसके बाद एम्मा भाग्यशाली के घावों का ध्यान रखती है। इस अनुभव से डर लगता है कि वह प्रसव के दौरान एम्मा खो सकता है, इसलिए वह अंततः स्वीकार करती है कि उसने बिना जटिलताओं के 2 बेटियों को जन्म दिया। वायरस के कारण उसने उसी दिन अपना पूरा परिवार खो दिया। कुछ महीने बाद सड़कों पर घूमने वाली जंगली बिल्लियों के कारण चूहे का संक्रमण अंततः नियंत्रण में हो गया। दंपति आखिरकार घर को खोल सकता है और फिर से बाहर आ सकता है। उस दिन एम्मा संकुचन महसूस करती है और जन्म देने के लिए तैयार हो जाती है, परंतु उसे पता चलता है कि बच्चे का कंधा पहले आ रहा है। ईश एक किताब पढ़ना चाहता है जो समझाती है कि इस स्थिति से कैसे निपटना है, लेकिन एम्मा ने उसे चिल्लाया और निर्देशित किया कि बच्चे की स्थिति कैसे सुधारें जब तक सिर पहले नहीं आता। इससे जन्म निर्गमन सुलभ होता है और अब वे एक स्वस्थ बच्ची के गौरवान्वित माता पिता हैं। भविष्य के लिए फिर से आशा करते हुए एम्मा शहर में एक दीवार पर अपना पता लिखती है। बचे लोगों को उनसे जुड़ने का निमंत्रण देती है। यह घटना एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा देखी जाती है। महामारी शुरू होने के 6 साल बाद ईश अकेला ड्राइव कर रहा है जब वह गलती से एक शेर से टकराता है। वह अपनी बंदूक उठाता है और उसे गोली मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी वह देखता है कि कोई उसे जंगल से देख रहा है। वह इस व्यक्ति का पीछा करता है और उसे पकड़ने का प्रयास करता है, इसलिए लड़की आत्मरक्षा करने की कोशिश करती है। ईश पीछे हट जाता है, कसम खाता है कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है, कहते हुए कि उसके पास भोजन है और वह अन्य बचे लोगों के साथ रहता है। लड़की फिर से चिल्लाती है और भाग जाती है। ईश अपने ट्रक पर लौटता है और देखता है कि शेर चला गया है। लड़की उसका पीछा कर रही है। वह उसे सेब स्वीकार करती है और ट्रक के पीछे कूद जाती है। ईश लड़की को घर ले जाता है। पता चलता है कि उसके एम्मा के साथ हीथर और एलेक्स नामक 2 बच्चे हैं। वे 2 और बचे हुए जॉर्ज और मरीन भी शामिल हुए हैं। यह नहीं बताना कि एम्मा फिर से गर्भवती है। हर कोई नई लड़की के प्रति दोस्ताना है, लेकिन वह नहीं बोलती या ट्रक छोड़ती है, इसलिए फैसला लिया कि उसे PTSD है। उस रात लड़की ट्रक में सो रही थी। अगली सुबह मरीन नाश्ता लाता है। लड़की चौंक जाती है और पकवान गिर जाता है। लड़की उसकी कलाई पकड़ती है। मरीन नोटिस करता है कि सभी के पास एक ही निशान है और उसे उसके छाती पर निशान दिखाता है। वह अपने बाल छूने की पेशकश करती है, जिससे उसका विश्वास जीत लेती है। इसके बाद मरीन बताता है कि वह और जॉर्ज यहाँ कैसे आए और लड़की को स्नान करने के लिए कहते हैं। इस बीच ईश और जॉर्ज जंगल में जाते हैं और पीछे कब्रों के साथ 2 बहुत पुराने केबिन की खोज करते हैं। कुछ देर बाद मरीन लड़की के सामान को देखता है। डायरी में कई डरावने चित्र और एक पत्र है जो बताता है कि लड़की का नाम एवी है। समुद्री नाम का उपयोग करता है और लड़की तुरंत प्रतिक्रिया देती है। वह साफ कपड़े और सोने के लिए एक कमरा भी लेती है। शाम को मरीन ने पत्र को सबके साथ साझा किया। यह एवी की मां ने लिखा था, जिसने पाठक से अपनी बेटी का ध्यान रखने की भीख मांगी। जब महामारी शुरू हुई तो एवी के पिता ने अपनी नाराजगी उस पर निकाल दी और मां कमजोर थी, इसलिए उसकी रक्षा नहीं कर सकी। समूह समुद्री को अपने छोटे परिवार में शामिल करने के लिए सहमत होता है। जल्द ही एम्मा ने जॉय नामक प्यारे बच्चे को जन्म दिया। 1 साल बाद समूह का दिन अच्छा हो रहा है जब अचानक घुसपैठियों की अलर्ट बंद हो जाती है। बच्चों को मरीन के साथ अंदर छोड़ने के बाद ईश, एम्मा और जॉर्ज अपनी बंदूकें ले जाते हैं और जांच करते हैं। उन्हें मोली नाम की एक हथियार महिला मिलती है। कुछ वार्तालाप के बाद हर कोई अपने हथियार नीचे रखने के लिए सहमत हो जाता है। मोली उन्हें अपने दोस्तों जीन, एजरा और रैफ से परिचय देती है और वे सभी घर जाने के लिए सहमत होते हैं। अधिक परिचय के बाद मरीन को एहसास होता है कि जीन एक प्रसिद्ध संगीतकार है। यह समूह ओरेगन से आता है और दावा करता है कि वे फ्लू के प्रकोप के कारण चले गए हैं। एम्मा उन्हें बताता है कि वे पड़ोसी घर में रह सकते हैं, लेकिन ईश अब भी संदेह में है। अगले दिन सब लोग आपूर्ति के लिए बाहर जाने के लिए इकट्ठा होते हैं। सभी बच्चों को पीछे रहना चाहिए और वह नियमों की बहुत सख्ती से व्याख्या करता है। मोली दवा के बारे में पूछती है, लेकिन ईश उसे बताती है कि यह सब चला गया है, इसलिए उन्हें भोजन से चिपके रहना चाहिए। जब वे शहर में पहुंचते हैं तो सड़क पर एक भैंस होता है और यह दूसरों से इसे अनदेखा करने को कहता है। समूह भोजन की तलाश के लिए विभाजित होता है, लेकिन मोली नियमों की अनदेखी करता है और अस्पताल जाता है, जहां उसे कई घृणित शव मिले। जीन बहुत शराब पकड़ता है और एजरा उसके लिए गिटार ढूंढता है। जब समूह फिर से चलने के लिए एकजुट होता है तो वे नोटिस करते हैं कि मोली गायब है। अस्पताल में मोली एक बर्बर कुत्ते से मिलती है और उसे डराने के लिए आग बुझाने वाले का इस्तेमाल करती है।
फिर वह एक ताला तोड़ने के लिए उसी बुझाने वाले का उपयोग करती है जो उसे दवा के बैकअप स्टैश तक पहुंच देती है। जब वह लौटती है तो ईश उसे नियमों का उल्लंघन करने के लिए डांटती है, लेकिन दवा देखने के बाद चुप हो जाती है। उस रात जीन अपने नए गिटार का उपयोग सभी के लिए गाने के लिए करता है और एजरा कुछ बुरे चुटकुले सुनाता है। हर कोई बिस्तर पर जाने के बाद जॉर्ज अपनी पसंदीदा याद को समुद्री के साथ साझा करते हैं और वे पहली बार प्यार करते हैं। इस बीच जीन रसोई में नशे में पड़ जाती है। अगली सुबह मोली जीन की जांच करती है, जो स्वीकार करती है कि उसने बहुत शराब पी क्योंकि वह अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। यह स्पष्ट है कि वह टूट रही है, लेकिन मोली ने एजरा को न बताने का वादा अब भी निभाया। समय के साथ समूह ने शांति से अपना जीवन जारी रखा। जीन का बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ, वहीं मॉरीन का बच्चा भी जल्द ही आया। महामारी की शुरुआत के 14 साल बाद भी वे एक बड़े परिवार की तरह साथ रह रहे हैं और हीथर का जन्मदिन मना रहे हैं। ईश अक्सर जॉय को लाइब्रेरी ले जाता, जिससे वह अपने किताबों के प्यार को साझा कर सके। एक दोपहर ईश और जॉय ने देखा कि तेज हवा चल रही थी और बारिश शुरू हो गई, इसलिए वे घर की ओर तेजी से बढ़े। वे सुनिश्चित करते हैं कि हर कोई अंदर सुरक्षित है, केवल यह पता लगाने के लिए कि भाग्यशाली गायब है। ईश उसकी तलाश में जाता है और यह पता लगाकर तबाह हो जाता है कि भाग्यशाली एक गिरे हुए पेड़ से मारा गया है। एम्मा जल्द ही उसके पास आई और उन्होंने शरीर के पास एक साथ रोते हुए समय बिताया। अगले दिन भाग्यशाली को बगीचे में दफन किया जाता है। बाद में ईश बच्चों को खेलते देख रहा होता है जब अचानक झाड़ियों में एक पहाड़ी शेर प्रकट होता है। ईश बच्चों को भागने और उनकी रक्षा के लिए कूदने के लिए कहता है, इसलिए शेर उसके बजाय उस पर हमला करता है और उसे मारना शुरू करता है। इतने सालों की चुप्पी के बाद एवी मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है। जल्द ही अन्य वयस्क ईश को बचाने में सफल रहे और उसे अस्पताल ले जाए। मोली एक प्रशिक्षित डॉक्टर है और वह समूह को ईश की चोटों से निपटने में मदद करता है, जिसमें उसने पहले एपीआर दिया, फिर उसके सभी घावों को बंद किया। इस बीच एम्मा जंगल में जाती है और जब अंत में शेर मिला तो वह बदला के रूप में इसे कई बार गोली मारती है। जब आखिरकार जागता है तो मोली स्वीकार करता है कि वह एक पूर्ण डॉक्टर नहीं है, वह सिर्फ एक छात्र है जिसने कॉलेज से बाहर निकला। हालांकि ईश उसके ज्ञान पर विश्वास करता है और जल्द ही वह फिर से चलने में सक्षम होता है और अपने परिवार के पास लौटता है। महामारी के 17वें वर्ष तक जॉय एक उत्कृष्ट मछुआर बन गया है और ईश को उस पर बहुत गर्व है, जो एलेक्स को ईर्ष्या करता है। राइफ और हीथर अकेले आपूर्ति की तलाश में जाने के लिए बूढ़े हैं और घरों की खोज के दौरान वे पुरानी दुनिया से कई चीजों से भ्रमित हो जाते हैं। वे अच्छे से मिलते हैं और जल्द ही डेटिंग शुरू कर देते हैं। दोनों किशोर दुनिया और देखने के लिए उत्सुक हैं। कुछ चर्चा के बाद उनके माता पिता जाने की अनुमति देते हैं। किशोर कार को आपूर्ति और बंदूकों से भरते हैं ताकि वे सुरक्षित रह सकें। उसी समय एजरा नोटिस करता है कि पौधे असामान्य रूप से सूखे हैं। रसोई में एवी नल से पानी नहीं ले सकती और घबराकर हैंडल तोड़ देती है। जलाशय की यात्रा से पता चलता है कि पानी चला गया और क्षेत्र सूखे से गुजर रहा है। पाइप भी जंग और टूट गए हैं क्योंकि उन्हें कोई रखरखाव नहीं मिला है। जल्द बारिश नहीं होने पर 1 सप्ताह पानी बचता है अगर वे राशन करें। उस समय वे 2 वाहनों को देखते हैं, इसलिए समूह घर वापस चला जाता है अगर नए लोग खतरनाक हों। कुछ मिनट बाद चार्ली और पेरी शांति की बलि के रूप में पानी से भरी कैंटीन के साथ गेट के बाहर दिखाई देते हैं। चार्ली बताता है कि उनके समूह को नेवादा के बाहर एक ड्रिल मिला और तब से वे कुओं को ड्रिल कर रहे हैं। वे अपना ज्ञान साझा करने के लिए तैयार हैं। एम्मा अंत में उनके लिए दरवाजा खोलता है और दोनों समूह एक साथ भोजन का आनंद उठाते हैं। ईश अपने सारे अतिरिक्त ईंधन के बदले कुएं के लिए सहमत हो गया, तो दोपहर के भोजन के बाद चार्ली ने खुदाई शुरू कर दी। पूरी प्रक्रिया में लगभग 72 घंटे लगेंगे। दोपहर में ईश और चार्ली एक साथ शिकार करते हैं और ईश चौंक जाता है जब चार्ली अचानक एक जानवर को मारने के लिए गोली चलाता है। चार्ली बताते हैं कि वह अच्छा निशानेबाज है क्योंकि उसने बहुत अभ्यास किया है और न सिर्फ हिरण पर। रात के खाने के दौरान चार्ली अपने निशान दिखाता है और एवी को घूरता है, जो असहजता से पलटता है। अगले दिन ईश एलेक्स से कहता है कि चार्ली की ड्रिलिंग में मदद न करें क्योंकि वह उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन एलेक्स अपने पिता की बात को नजरअंदाज करता है। ईश अपनी चिंताओं को एम्मा के साथ साझा करता है, लेकिन वह सोचती है कि वह सिर्फ पैरानॉइड है। बाद में चार्ली को चट्टान से गुजरने में मुश्किल होती है, लेकिन बहुत प्रयास के बाद वह सफल होता है। पानी की खोज जारी रहती है। ईश देखेगा कि उसका परिवार चार्ली के समूह के साथ कैसे मेलजोल करता है, जिस बिंदु पर वे सभी एक साथ गाते हैं। परेशान और भ्रमित ईश अपना सिर साफ करने के लिए जंगल में टहलने जाता है, लेकिन अंत में खो जाता है। उस शाम चार्ली जीन के साथ सिगरेट साझा करती है, शराब मना करती है। चार्ली धक्का देता है, केवल तब रुकता है जब जॉर्ज बाहर आता है। इस दौरान एम्मा अपने पति को खोजने की तैयारी में चिंतित हो जाती है, तब वह वापस आता है। एम्मा उसे बिना किसी शब्द के गायब होने के लिए डांटती है, जबकि ईश इस बात की चिंता जताता है कि पानी मिलने पर क्या होगा। अगले दिन ड्रिल अंततः गहराई में जाती है, जिससे जमीन से पानी फूटता है और सभी खुशी मनाते हैं। ईश चार्ली को ईंधन लाने कहता है, पर चार्ली को यह जगह अधिक पसंद आती है। कुएं के ठीक से स्थापित होने के बाद वे पार्टी आयोजित करते हैं, पर ईश अब भी चिंतित है। एम्मा पेरी से पूछती है अगला कदम। पेरी कहता है पता नहीं, क्योंकि चार्ली यहाँ अधिक पसंद करता है। उस रात बाद में ईश एक महिला की चीख सुनता है और चार्ली को एवी के कुटीर से बाहर आते देखता है, जबकि सिलास नजर रखता है। चार्ली ईश की चिंताओं की अनदेखी करता है और आरवी पर वापस लौटता है, जहां पेरी भी उससे नाराज है। उसी समय ईश कुटीर में जाता है और एवी को रोते हुए पाता है क्योंकि चार्ली ने उसका फायदा उठाया। ईश का परिवार चार्ली से कैसे निपटने के बारे में चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुआ। उन्हें नहीं लगता कि वे उसे सिर्फ भेज सकते हैं क्योंकि वह शायद वापस आएगा, इसलिए उनके पास उसे मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एक बहस चलती है क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि यह आत्मरक्षा है, जबकि अन्य इसे हत्या मानते हैं। वे वोट देने का फैसला करते हैं और हर कोई हाँ कहता है, सिवाय जॉर्ज, जो अपना वोट बदलता है जब समुद्री जोर देता है।
इसके बाद ईश चार्ली की तलाश में जाता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है। जब चार्ली ने मना कर दिया तो परिवार उसे घेर लेता है और ईश चार्ली के सिर को हथौड़े से मारता है। एक बार चार्ली गिरने के बाद ईश गुस्से से उसके सिर को तोड़ना जारी रखता है जब तक कि वह मर नहीं जाता। एजरा को रोकना होगा क्योंकि वह अपना दिमाग खो देता है और हमें दोहराता रहता है। तब हथौड़े से सभी खून को धोने की कोशिश करते हुए, विडंबना पर टिप्पणी करते हुए कि खून उस व्यक्ति का है जिसने उन्हें पानी दिया था। एम्मा आराम से उसे बताता है कि उसने वही किया जो उसे करना था। सुबह चार्ली का शरीर समुद्र में फेंक दिया जाता है। परिवार पेरी से कहता है कि चार्ली चला गया है लेकिन उसे रहने दिया जाएगा। पेरी असल मतलब पकड़ लेता है और राहत महसूस करता है क्योंकि वह भी चार्ली का पीड़ित है। बाद में उन्होंने सभी को बताया कि चार्ली चला गया है और सिलास नाराज होकर कहता है कि चार्ली कभी योजना नहीं बदलता। जब ईश का समूह बंदूकों की तैयारी करता है अगर सिलास प्रतिक्रिया करता है, कोरी कहता है कि चार्ली का जाना अच्छा है और समूह इसका समर्थन करता है। सिलास उन्हें कायर कहता है और समुदाय छोड़ देता है। जब एलेक्स बाहर आता है और चार्ली के बारे में पूछता है, ईश कहता है कि वह चला गया क्योंकि उसने एवी सुना। एलेक्स इस खबर को अच्छी तरह से नहीं समझता है। उस वक्त सिलास वापस आता है और रहने को कहता है क्योंकि पास कोई और जगह नहीं है। ईश को पहला बहादुर कहता है जिसने चार्ली के नियंत्रण का सामना किया। हालांकि ईश ने उसे अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि उसने सोचा कि सिलास को परिवार को चेतावनी देनी चाहिए थी। महामारी के 20 साल बाद स्पष्ट है कि पृथ्वी मानवता की कमी से ठीक हो रही है। जॉय और कोरी ने मेहनत करके द विंसी के विमान का संशोधित संस्करण बनाया है। कुछ और ट्यूब की जरूरत है लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वे जल्द ही इसे उड़ा पाएंगे। एलेक्स को छोड़कर सभी खुश हैं, वह अभी भी ईर्ष्या करता है। शाम को जॉय ने माना कि वह ठीक नहीं है और ईश ने उसके लिए एक जड़ मिलान बनाया। आधी रात में जॉय पसीने में भीगा हुआ अपने माता पिता के कमरे में पहुंचा और गिर गया। ईश ने मोली को ढूंढा और पाया कि कोरी और अन्य सदस्य भी बीमार हैं। मोली बताती है कि यह तेजी से फैल रहा है, इसलिए यह सामान्य सर्दी नहीं हो सकती, शायद यह मूल वायरस से जुड़ा है। ईश उससे बहस कर रहा था कि कैसे आगे बढ़ना है, तभी पेरी आया और उसने बताया कि वह भी बीमार है। जल्द ही पूरा घर मोली को बीमार व्यक्तियों की देखभाल में सहयोग कर रहा है। अभी भी अस्वीकार में ईश अपने कमरे में जॉय की देखभाल करता है और चार्ली उन्हें देखते हैं। समय के साथ ईश अपने अधिकांश समय जॉय के पास बैठे बिताता है, जो एलेक्स को गुस्से में डालता है क्योंकि वह जानता है कि अगर वह बीमार होता तो उसके पिता उतने परेशान नहीं होते। कुछ समय बाद हीथर वापस आती है लेकिन वह अकेली है क्योंकि रायफ की मृत्यु हो गई। वह देख सकती है कि उसके माता पिता थके हुए हैं और जॉय की देखभाल के लिए एक शिफ्ट लेती है। हालांकि कितने भी दिन बीत जाएं, जॉय ठीक नहीं होता है और ईश सोचता है कि उसे चार्ली को मारने के लिए भगवान द्वारा दंडित किया जा रहा है। हताशा में ईश पुल की बाधा में एक छेद काटने का निर्णय लेता है जिससे उसकी साइकिल के लिए पर्याप्त जगह है। अब वह पुल पार कर बड़े शहर तक पहुंच सकता है जो पौधों से ढका हुआ है। वह अस्पताल पहुंचता है और कुछ दरवाजे तोड़ने के बाद उसे बहुत सारी दवाएं मिलती हैं। अपनी खोज के दौरान उसे फिर से चार्ली का दृष्टि है और उसका अपराध उसे परेशान करना जारी रखता है। इस चैपल में रुकने का फैसला करता है और भगवान से जोई के बजाय उसे लेने के लिए कहता है। हीदर घर पर लौटकर अपनी यात्रा को दूसरों के साथ साझा करती है। वह और रैफ ने ड्राइव किया लेकिन एक भी व्यक्ति नहीं मिला। वे समुद्र तट पर पहुंचे और उसकी सुंदरता का आनंद लिया। हालांकि शहर बिखरा और सड़ा हुआ था। एक दिन उन्होंने एक इमारत पर एक तीर चित्रित कुछ नंबर देखे। उन्होंने पीछा करना शुरू किया और अन्य इमारतों, पेड़ों और चट्टानों पर वही तीर चित्रित पाए, लेकिन वे कहीं नहीं पहुंचे। कुछ दिन बाद उन्होंने पहाड़ की चोटी पर ठहरने का निर्णय लिया। अचानक उन्होंने एक शोर सुना और जंगल में एक अजीब आदमी दिखाई दिया। हीदर उसका पीछा करना चाहता था लेकिन वह भाग गया। जब वे अपने तंबू में लौटे तो वह आदमी फिर दिखाई दिया और उसने पीछे से रैफ को जकड़ लिया। रायफ ने उससे लड़ने की कोशिश की लेकिन उस व्यक्ति ने उसे चाकू से मारकर जवाबी कार्रवाई की। गुस्से में एक हेदर ने कुल्हाड़ी फेंकी और मार डाला। रायफ को मरने से पहले ही अलविदा कहना पड़ा। उसे दफनाने के बाद हेदर ने पैदल घर जाने लगा क्योंकि उसकी कार टूट गई। यह सब सुनकर जीन फिर से पीने लगता है। जैसे ही ईश लौटता है वह रक्तदान के लिए तैयारी शुरू कर देता है। आशा है कि जॉय प्रतिरक्षा लेगा। हीदर उसे शांत करता है और जल्दबाजी में कदम उठाने के खिलाफ सलाह देता है। वह उसे मोली के पास जाने के लिए कहती है जिसने नए दवा बनाई है। ईश जॉय को उठाता है और उसे मोली के पास ले जाता है जो बताता है कि दवा प्रभावी होने में कुछ दिन लग सकते हैं। जॉय को बुखार होने के कारण ईश उसे ठंडे पानी से नहलाता है। कुछ दिन बाद सभी बेहतर महसूस करने लगे। मोली कहती है कि यह मूल वायरस का कमजोर तनाव है जिसे वह इलाज कर सकती है। कोरी हीदर से रायफ के हत्यारे का वर्णन मांगता है और समझता है कि वह सिलास था। उसे तय करना होगा कि इसे गुप्त रखें या नहीं। दवा जॉय पर बेअसर है। वह माता पिता से अंतिम शब्द कहता है और बिस्तर पर मर जाता है। ईश इसे सहन नहीं करता और परिवार की चिंताओं की परवाह किए बिना घर छोड़ देता है। उसे साल पहले चित्रित चिन्ह अम्मा मिला और उसे कवर किया। वह पुस्तकालय में जाता है और गुस्से में किताबें फेंकना और नष्ट करना शुरू करता है। घर में वे जॉय और कुछ अन्य लोगों को जो वायरस से नहीं बच सके थे दफनाते हैं और एक छोटा अंतिम संस्कार आयोजित करते हैं। बाद में एम्मा उसे लाइब्रेरी में हाथों में एक मैच के साथ पाती है। वह उसे याद दिलाती है कि जॉय जाने के बाद भी उसके पास अन्य बच्चे और दोस्त हैं जिनके लिए उसे जीना है। यह उसे घर लौटने के लिए मना लेता है लेकिन उसे फिर से जीना नहीं आता। कुछ दिनों बाद ईश लंबी पैदल यात्रा पर जाता है और एक सुंदर सूर्योदय का दृश्य पाता है। दिखाता है कि दुनिया क्या बन गई है। जब वह वापस आता है तो वह बच्चों से कहता है कि उसने सब गलत समझा। वह उन्हें पुरानी दुनिया से सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है लेकिन अब वे एक अलग जगह पर रहते हैं। ईश ने घोषणा की कि उन्हें उसे अब सिखाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दुनिया अब उनकी शिक्षक है। एक साल बाद ईश अंततः जॉय के कमरे में जाता है। अप्रयुक्त चीजों के बीच उसे जॉय की डायरी मिलती है।
लड़का और लोगों को ढूंढना चाहता था, भले ही ईश सहमत नहीं हो। उसने रेडियो के लिए एक डिजाइन शुरू किया। अपने बेटे की स्मृति का सम्मान करते हुए ईश दूसरों से कहता है कि एक नया प्रोजेक्ट है। अंततः रेडियो तैयार होता है और एंटीना स्थापित होता है। मशीन काम करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। ईश हर जागते पल हर आवृत्ति की कोशिश करता है, उम्मीद करता है कि कोई जवाब देगा। एक दिन एम्मा उसे ब्रेक लेने को मनाती है और वे बेसबॉल खेल में शामिल होते हैं। अन्य लोग घर की वस्तुओं का उपयोग कर खेलते हैं। मजेदार दोपहर बिताते हुए हीथर सोचती है कि एक खेल में इतने आंकड़े क्यों हैं। ईश बताता है कि पुरानी दुनिया में लोग आंकड़ों के पीछे पागल थे, सब कुछ मापते और रैंक करते थे। यह सुनने से हीथर को तीर के साथ संख्याओं को याद रखने का कारण बनता है और ईश को एहसास होता है कि वे एक आवृत्ति है। समूह तेजी से रेडियो की ओर दौड़ता है और हीथर के नंबरों की कोशिश करता है। कुछ मिनट की चुप्पी के बाद उन्हें आखिरकार जवाब मिला। एक 77 सदस्यीय समुदाय 100 मील से कम दूर है, जो एक राज्य पार्क था। कुछ चर्चा के बाद ईश का समूह इन बचे लोगों को महामारी की शुरुआत के 50 साल बाद अपने समुदाय में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। एक पुराना ईश अपने हथौड़ा को हीथर के सबसे बड़े बेटे को पास करता है। ईश ने उसे बताया कि उसका अंतिम सबक यह है कि पुरुष और महिलाएं आते और जाते हैं, लेकिन पृथ्वी बनी रहती है।